हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा या हो सकता है ना भी सुना हो। दोस्तों, ये मंदिर है महाराष्ट्र का आनंदेश्वर मंदिर, जो कि लगभग 800 साल पुराना है। 800 साल पुराना। और कहा जाता है कि ये एक हेमाड़पंथी विरासत है और हेमाड़पंथी शैली भी कही जाती है ये। अब ये कहोगे कि शैली क्या है, हेमाड़पंथी विरासत क्या है, इस मंदिर की चर्चा क्यों है, किस तरीके से है, क्या है। अगर आपको रियली में मैं बताऊं तो आप बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर के रह जाएंगे कि यह मंदिर वास्तव में अद्भुत मंदिर है और ऐसा मंदिर हमने शायद ही कभी सुना हो, शायद ही कभी सुना हो। यानी कि इससे पहले हम लोगों ने इसकी जो शैली है, इसकी जो परंपरा है, इसकी जो स्टाइल है, शायद ही किसी मंदिर में अपनाई गई होगी। इसीलिए एक बहुत बड़ी बात है और यही वजह है कि इसकी विरासत और इसके संरक्षण को लेकर के एक समस्या बनी हुई है। और भारत सरकार, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र सरकार इसके संरक्षण के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए यह चर्चा में भी है। लेकिन इसकी जो शैली है वो रियली में सच में बहुत ही अद्भुत है, बहुत अद्भुत। कैसे कह सकते हैं कि देखिए, पहली बात तो यह है कि यह एक ऐसे पत्थर से बना हुआ है जो एक मंदिर के आसपास में 100 किलोमीटर तक नहीं मिलता। बात आती है कि वो पत्थर आया कैसे। दूसरा, इस मंदिर में इस तरह की चीजें हैं कि कहीं पर भी चिपकाने का, कोई भी पत्थरों को चिपकाने का कहीं कोई साक्ष्य नहीं है। आप कहोगे फिर मंदिर बना कैसे, अगर कोई पत्थर वगैरह चिपकाया नहीं गया, पूरा ऊपर से नीचे तक एक पत्थर है? नहीं, पत्थर जुड़े हैं, सब कुछ है। और सबसे बड़ी चीज है 800 साल पुराना, यानी कि भूकंप रोधी बनाया गया उस समय में। कैसी, कौन सी टेक्नोलॉजी, किस तरह की टेक्नोलॉजी, ये सबसे बड़ी बात है। तो चलिए इसके सभी पहलुओं की हम चर्चा करेंगे, इसकी स्टाइल की भी और वर्तमान में इसकी चर्चा की भी। तो देखिए, अभी क्या है कि अभी हाल ही में महाशिवरात्रि का उत्सव हो चुका था। 13वीं सदी का बना हुआ मंदिर, इसको रिस्टोरेशन को लेकर के बड़ी बात आई और कंडीशन ये कि यहां पर हजारों श्रद्धालु उमड़ते हैं और हजारों श्रद्धालु उमड़ते हैं तो सबसे बड़ी चीज ये है कि यह राष्ट्रीय महत्व का स्मारक भी है और इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संरक्षित करता है। लेकिन राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो एजेंसी है MSRDC और ASI, इन दोनों के बीच में एक समन्वय की कमी है और इसकी वजह से 14 करोड़ रुपया जो इसके पुनरुद्धार के लिए दिया जाना है वो रुक गया है और उसका पुनरुद्धार कार्य बीच में पड़ा हुआ है। जबकि इसके लिए 34 करोड़ से ज्यादा रुपए सरकार सैंक्शन कर चुकी है, 34 करोड़ से ज्यादा। लेकिन दो एजेंसियां आपस में टकराने की वजह से इसका जो पहला किस्त है आपकी 1414 करोड़ रुपए की, वो इसको मिल नहीं पा रही और इसके लिए रिस्टोरेशन नहीं हो पा रहा है। इस वजह से ये चर्चा में। और आप समझ सकते हो कि प्रकृति की मार को झेलते हुए मंदिर आज तक इसी तरीके से बना हुआ है, बचा हुआ है। तो समझ लीजिए कि इस मंदिर को समझना पड़ेगा कि क्या शैली है, किस तरह की शैली है, क्या चीजें हैं इसमें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कहां पर है। ये दोस्तों महाराष्ट्र में लासूर दरियापुर तहसील है, अमरावती जिला महाराष्ट्र में यह मौजूद है। ये रहा पूर्णा नदी के किनारे पर है, ये रहा लासूर। दरियापुर तहसील है, पूर्णा नदी के किनारे पर है। तो ये ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी के किनारे? पूर्णा नदी। 13वीं सदी में सेवना या यादव राजवंश ने इसका निर्माण करवाया था। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण राजा रामचंद्र के शासनकाल में हुआ था, जो अब के राजा थे। और राजा रामचंद्र आप जानते हो, देवगिरी के शासक। याद आ रहा है, नहीं आ रहा? देवगिरी के शासक जो थे राजा रामचंद्र और यादव वंशी थे। वही यादव राजवंश जिन पर अलाउद्दीन खिलजी ने कभी अटैक किया था, वही। ठीक है ना। महत्व क्या है? विदर्भ क्षेत्र का एक प्रमुख गुमनाम रत्न है ये। गुमनाम। अब कहो गुमनाम क्यों? क्योंकि इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन इसकी जब शैली है, परंपरा है, तब आपको लगेगा कि ये क्या है, क्या खास बात है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि यादव दरबारी हेमाड़ पंत के नाम पर यह बनवाया गया था। हेमाड़ पंत, उनके एक दरबारी थे हेमाड़ पंथी, उन्हीं की शैली के आधार बनाया गया। सबसे बड़ी चीज है कि इसमें किसी प्रकार के चूने या
सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाया गया है, यानी कि सभी को इस स्टाइल के तहत, ये आपकी कंसेप्ट है। यानी कि सारे पत्थरों को इस तरह से डिजाइन काट करके एक दूसरे के अंदर सटाया गया है, ऊपर से नीचे तक कंप्लीट इंटरलॉकिंग सिस्टम। और ये इतनी फ्लेक्सिबल संरचना है कि भूकंप के झटके भी आराम से झेल जाती है, अगर हिल डुले भी तो ये इसके टूटने का डर नहीं होता। और तब से लेकर के आज तक ऐसी ही है। और बिना बाइंडिंग मटेरियल के, बिना सीमेंट के, बिना चूने के, बिना गारे के 800 सालों से ये ऐसे ही टिका हुआ है। कितने भूकंप तो झटके वगैरह आ चुके होंगे। और ये अपने आप में इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन नमूना। और दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता वो है इसकी त्रिदल योजना। सामान्य मंदिरों में क्या होता है कि यह मंडप होता है और यह गर्भगृह होता है, एक कूट, यानी कि एक गर्भगृह होता है, एक कूट होता है। लेकिन इसके अंतर्गत आनंदेश्वर मंदिर में 3 पंखुड़ियों की योजना है, 1 2 3, यानी कि यहां से आप एंट्री करेंगे तो 1 2 और 3 गर्भगृह की योजना है, जो कि ऐसा मंदिर बहुत रेयर मिलता है। यानी कि त्रिदल योजना, आनंदेश्वर मंदिर त्रिदल वाला, 3 पंखुड़ियों वाला है, 3 अलग अलग गर्भगृह हैं, केंद्रीय मंडप से जुड़े हुए हैं। यानी कि ये जो मंडप है एक ही मंडप है और उससे 3 गर्भगृह आपस में कनेक्टेड हैं। और यह विन्यास मंदिर के आंतरिक भाग को विशालतम और स्थानिक भव्यता प्रदान करता है कि कितना विशाल, और अंदर से यहां खड़े होकर के देखोगे कितना भव्य दिखेगा। यह उसकी एक योजना का कंसेप्ट है, यह इसकी स्टाइल है। तीसरी चीज, इस पर चालुक्य कला का प्रभाव है, चालुक्यों की बेसर शैली का। देखा जाए तो स्तंभों और नक्काशी पर विशेष तौर पर चालुक्य कला की ये स्टाइल दिखाई गई है। आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन स्तंभ बनाए गए हैं और ये कितने अच्छे उनके हाथियों की संरचना का निर्माण किया गया है। बारीक नक्काशधारी स्तंभ बनाए गए हैं, स्तंभों पर हाथियों की कतारें और जंजीर की आकृतियां बनाई गई हैं। ये रही जंजीर की आकृतियां। और परिसर के अंदर एक खुला हॉल है, जिसे मंडप कह सकते हैं, नाटकीय प्रकाश व्यवस्था बनाता है, यानी कि ऑटोमेटिक नेचुरल उसमें रोशनी आती है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसी में एक स्वर्ग मंडप जैसी अवधारणा यही है वो। और इसमें काले पत्थरों से छनकर आती रोशनी परिवेश को बेहतरीन ध्यान मग्न बनाती है। सोचिए, इस तरह की रोशनी आती है, काले पत्थरों से निकल करके रोशनी जब आती है तो छन करके, इस तरह की डिजाइन है वो। ऐसा लगता है जैसे कि देवता का अवतरण हो रहा हो, देवता वास्तव में यहां निवास करते हो, इस तरह की अवधारणा है। समझ गए होंगे। लेकिन तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता और भी है, जो कि निर्माण का रहस्य है। इसमें धूसर काला पत्थर, जिसे बैसाल्ट माना जाता, काला पत्थर है, उसको लेकर की बड़ी समस्या है। बात यह है कि 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में यह पत्थर मिलता ही नहीं है। और 13वीं सदी में, उस समय में, बिना किसी आधुनिक परिवहन के इसको यहां तक लाया कैसे गया? तो इसके लिए कहा जा रहा है कि जरूर कहीं ना कहीं पूर्णा नदी के इस तरह के स्ट्रक्चर को बना करके उन पत्थरों को दूर दराज के इलाकों से यहां तक लाया गया था, पूर्णा नदी के माध्यम से। यह कंसेप्ट है, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी 50 से 100 किलोमीटर के रेडियस में कहीं पर भी पत्थर नहीं पाया जाता, और इस तरीके से पत्थरों को लाया गया, सारी चीजें की गई। और इन पत्थरों की भी खास विशेषता एक और भी है कि भारी पत्थर लाए गए। विशेषता पता है क्या है? विशेषता इस बात की है कि ये पत्थर स्टार्टिंग में जब जमीन से निकाले जाते हैं तो बड़े सॉफ्ट होते हैं, जिन पर बड़ी अच्छी से डिजाइन आप बना सकते हो। लेकिन उसके बाद धीरे 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 ये हार्ड होते चले जाते हैं, इसलिए उनको वहां से लाया गया, तुरंत उन पर डिजाइन बनाई गई, सेट किया गया, और वो सेट हो गए। उसके बाद डिजाइन मजबूत हो गई। अब उसको तोड़ोगे, छीलोगे, उन पर आसानी से बदलाव नहीं होता। ये इसकी तीसरी सबसे बड़ी, चौथी विशेषता कह सकते हो। 1 2 3 4। पहली विशेषता, हेमाड़पंथी स्टाइल, यानी कि पत्थरों को इंटरलॉकिंग के थ्रू आपस में कनेक्ट करना और फ्लेक्सिबल बना देना, भूकंप रोधी बना देना। दूसरा, त्रिदल योजना, ये रही त्रिदल योजना, यानी कि 3 गर्भगृह एक साथ बड़े हॉल से कनेक्टेड। तीसरा, स्तंभ और बेहतरीन स्वर्ग की तरह आती हुई रोशनी, स्वर्ग मंडप का आभास, और नक्काशी, हाथियों की संरचना और चेन की संरचना से बड़े हुए चालुक्य शैली के मंदिरों की स्टाइल यहां पर। और चौथी, आपकी निर्माण सामग्री यहां से लाना, किस तरीके से उनको लाया गया और किस तरह के इस पत्थर की स्टाइल है, यह कंसेप्ट है। अब बात आती है कि इस समय प्रशासनिक समस्या क्या है। देखिए, राज्य सरकार द्वारा 32 करोड़ रुपए की योजना
की गई, जिसमें से 14 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। अब यहां पर समस्या आ गई केंद्र और राज्य के बीच की। एएसआई ने तकनीकी शर्तों के उल्लंघन और समन्वय की कमी के कारण काम को रुकवा दिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। और जुलाई 2025 में ठेकेदार नियुक्त होने के बावजूद भी कार्य अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। समझ लीजिएगा, एएसआई ने रोक दिया, बोलो पॉज, कुछ नहीं होगा। हमारे थ्रू ही हो सकता है, राज्य के थ्रू नहीं हो सकता, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उस पर कंट्रोल है और राज्य सरकार इसको कराना चाहती है, क्योंकि हर साल महाशिवरात्रि पर हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। अब बात आती है कि उमड़ती है तो क्या समस्या? शिवरात्रि पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, वहां पर व्यवस्था का भार पूरे ग्राम पंचायत मंदिर ट्रस्ट पर पड़ जाता है। इसमें बना हुआ जो स्ट्रक्चर है और जो प्रस्तावित है, शांतिवन, विपश्यना केंद्र, परिसर की दीवार का निर्माण, ये सब रुका पड़ा है। और सुरक्षा दीवार ना होने के कारण इसमें ई क्लास भूमि पर अतिक्रमण की संभावना है, जो आपके कहा जाए कि इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होने का बड़ा डर बना रहता है। यह समस्या है। अब इसमें क्या हो सकता है? इसका एक ही है कि सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कंसेप्ट इसमें अपनाया जाए, तभी यह दूर हो सकता है। भाई दोनों मिलकर करें और इसके विदर्भ हेरिटेज सर्किट के रूप में इसको विकसित किया जा सकता है। एक अलग तौर पर आधुनिक सुविधाओं का निर्माण मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाना चाहिए कि भाई अलग बना लो। और यह केवल पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि भारतीय इंजीनियरिंग कौशल का जीवित प्रमाण भी है। बुल्ढाना से अकोला, अकोला से अमरावती, उसके बीच में पड़ता है ये मंदिर, अकोला क्षेत्र के आसपास में। तो इसको ध्यानपूर्वक एक कहा जाए कि ये विदर्भ सर्किट के रूप में इसको किया जा सकता है। अमरावती तो हम जानते ही हैं कि अमरावती सातवाहन काल में बनाया हुआ आपका बौद्ध स्थल के रूप में बहुत विकसित केंद्र है, जहां पर अमरावती स्तूप है, अमरावती की और भी सारी चीजें हैं, मूर्तिकला केंद्र भी है, ठीक है ना। बुल्ढाना तो है ही, आप जानते ही हो। तो इस तरह से ये किया जा सकता है। अब बात आती है कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए कहां पर है ये रहा, अमरावती में, लासुर में है। कौन सी नदी किनारे है, किस राजवंश ने बनवाया, कौन सी शैली का है, इसे हेमाड़पंथी शैली कहते हैं। मुख्य विशेषता त्रिदल योजना, गजातर यानी हाथियों की एक रो है, और राष्ट्रीय महत्व का स्मारक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन है ये। और मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न आप इसमें देख सकते हैं, हेमाड़पंथी वास्तुकला की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करते हुए भारत में विरासत संरक्षण में आने वाली प्रशासनिक चुनौतियों और आने मंदिर के संदर्भ में इसका विश्लेषण कीजिए। ये हो गया आपका कुल मिलाकर के मुख्य परीक्षा में। और प्रारंभिक परीक्षा में हेमाड़पंथी शैली है क्या, किस चीज की है, नृत्य की है, वास्तुकला की है, मंदिर निर्माण कला की है, या गायन की शैली है, किस तरह की शैली है, किसी भी तरीके का प्रश्न बन सकता है आपसे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अच्छी चीजों के लिए, अच्छी वीडियो के लिए, अच्छे कंटेंट के लिए मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल मनोज कुमार हिस्ट्री को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।